इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास खुद की कोई एग्जीक्यूशनरी पावर नहीं है, वो एक एडवाइजरी बॉडी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब सिर्फ एक पॉलिटिकल कूट का प्लेटफॉर्म बन गया है। यूएन एक अमेरिकन बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन है और ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम ट्रम्प। यूनाइटेड नेशंस, आईसीजे, आईसीसी, इनके कुछ एक्शंस पॉजिटिव आउटकम में लीड करते हैं, बट लार्जली अगर हम देखें तो इनके एक्शंस, इनके स्टेटमेंट्स के या तो कोई अच्छे आउटकम होते नहीं है या कोई इन पे ध्यान नहीं देता है। स्वागत है आपका विधि विचार में, एक नई सोच, एक नई पहल। आज की चर्चा का विषय है यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रेम प्रतीक, महाराजा अग्रसेन कॉलेज के एक लॉ स्टूडेंट। हेलो। तो शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट के साथ। तो प्रेम, जब हम यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है, जो कि है जेनोसाइड कन्वेंशन। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हुए क्या आप हमें सबसे पहले जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में बता सकते हैं? जी, तो जेनोसाइड कन्वेंशन जो है वो रोम स्टैच्यूट के थ्रू बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कंट्रीज़ ने आकर के ये स्टैच्यूट बनाया था। इसके अंडर हम जेनोसाइड क्या होता है एंड किस तरह से होता है उसे डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, एनी एक्ट दैट इन होल और पार्टली लीड्स टू द डेथ और क्लिंजनेस ऑफ एनी रेशियल, कल्चरल, एथनिक, रिलीजियस पॉपुलेशन, उन्हें हम जेनोसाइड कंसिडर करते हैं। अब इसमें मैं आपको दो एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे ज्यूज़ के साथ जो हिटलर ने किया था, या फिर जो उइघुर मुस्लिम्स के साथ चाइना में हो रहा है। ओके, तो जो आपने डेफिनेशन बताई उसी से रिलेटेड एक सवाल है। रिसेंटली आईसीजे ने एक बाइंडिंग ऑर्डर रिलीज किया था रशिया के अगेंस्ट, ताकि वो यूक्रेन में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को पॉज कर दे। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि रशिया ने जो जस्टिफिकेशन दिया था जेनोसाइड का अंडर द जेनोसाइड कन्वेंशन, दैट वाज अनट्रू। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है और इस पे आपका क्या ओपिनियन है? जी, तो जेनोसाइड कन्वेंशन के हिसाब से रशिया ने जो एक्शंस लिए थे वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेटिव थे, एंड इसके वजह से उन पे कुछ सैंक्शन किए थे यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास खुद की कोई एग्जीक्यूशनरी पावर नहीं है, वो एक एडवाइजरी बॉडी है, और वो एग्जीक्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर रिलाई करते हैं। तो जब ये सारी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई, तो रशिया बीइंग अ वीटो मेंबर, उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग्स पे ही वीटो करके उसे कैंसिल करवा दिया। ओके, तो सिमिलरली इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड 2023 में साउथ अफ्रीका ने भी एक केस फाइल किया था इजरायली लीडर्स के अगेंस्ट आईसीजे में, एंड एलिजिडली उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या उसकी भी रीजनिंग रशिया से सिमिलर है या कोई और वजह थी उसके पीछे? जी, मैं पहले इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में काफ़ी डेकेड से टेरिटोरियल एज वेल एज पॉलिटिकल एक टसल चल रहा है, जो कि काफ़ी समय रहते रहते आर्म्ड अल्टरकेशंस में एस्केलेट हो जाता है। ज़्यादातर ये गाज़ा एंड वेस्ट बैंक में होता है, अभी भी ऐसा ही हुआ था। अब आपके सवाल पे आते हुए, जी, ये सिचुएशन भी रशिया वाले सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि एज़ वी ऑल नो इजराइल जो है वो कि एक काफ़ी पावरफुल ब्लॉक का मेंबर है। तो जब आईसीजे ने उन्हें ये कहा कि आपको पैलेस्टाइन में अपने सारे एक्शंस को रोकने पड़ेंगे, एंड जो भी लोग हैं जिन्हें आपके वजह से हानि हुई है उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड देना पड़ेगा, तो बीइंग बैक्ड बाय अ पावरफुल कंट्री लाइक यूएस, इजराइल ने ये सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। एंड जब ये सारी प्रोसीडिंग्स वापस से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई, तो अमेरिका, जो कि इनका एलाई है, उन्होंने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को वीटो कर दिया। ओके, तो जब हम इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है, वो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर है कि उनके अगेंस्ट भी एक अरेस्ट वारंट इशू किया था आईसीसी ने, बट एलिजिडली उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, जो कि हमारे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, इस पे कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि पहली बात तो ये, आईसीसी जो है वो बाइंडिंग सिर्फ उन पे होती है जो कंट्रीज़ उसके पार्टी है। एज़ वी ऑल नो कि इजराइल एक पावरफुल कंट्रीज़ के द्वारा बैक्ड है, तो इस सिचुएशन पे काफ़ी कंट्रीज़ ने उन्हें सपोर्ट भी किया था, जैसे अमेरिका।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा कि क्योंकि इसराइल इज़ नॉट अ पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, इसीलिए ये जो ऑर्डर था बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये अनलॉफुल है, क्योंकि वो उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आते हैं। एंड हंगरी के जो हेड ऑफ द स्टेट है विक्टर ओब्रायन, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब सिर्फ एक पॉलिटिकल कूट का प्लेटफॉर्म बन गया है। ओके, तो जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ, सिमिलरली रशिया के हेड ऑफ द स्टेट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट भी एक अरेस्ट वारंट निकला था एंड एलिजिडली उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कंसेक्यूटिव एक्शंस जो कि आईसीसी के द्वारा हम देख सकते हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, इससे क्या हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके पास कोई रियल एग्जीक्यूशनरी पावर नहीं है, या आपका ओपिनियन इससे अलग है? जी, रशिया के सिचुएशन में जो हुआ वो सिमिलर है कुछ हद तक। जैसे रशिया के हेड ऑफ द स्टेट हमारे व्लादिमीर पुतिन, उन पे कोई उनके साथ कोई रिएक्शंस नहीं हुए, या इस वारंट की वजह से उनके साथ कोई कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए नहीं हुए बिकॉज रशिया इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री एंड साथ में वो रोम स्टैट्यूट का पार्ट भी नहीं है। तो आईसीसी डायरेक्टली उन पे कोई बाइंडिंग ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। बट हाँ, ये हो सकता था कि कोई ऐसी कंट्री जो कि आईसीसी का पार्टी है वो व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर ले, बट क्योंकि रशिया एक इतनी पावरफुल कंट्री है, किसी दूसरी कंट्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जा करके पुतिन को अरेस्ट करे। बट इसका एक पॉजिटिव आउटकम ये निकल गया था कि व्लादिमीर पुतिन वॉज हेजिटेंट इन गोइंग इन द ब्रिक्स काउंसिल, क्योंकि ब्रिक्स में जो एक पार्टी है साउथ अफ्रीका इन द रोम स्टैट्यूट, तो उनके अंडर ये हो सकता था कि साउथ अफ्रीका उन्हें अरेस्ट कर ले। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट्स का अभी भी पावरफुल कंट्रीज़ पे कुछ लिमिट तक एक होल्ड है और वो उनमें एक सेंस ऑफ हेजिटेशन बना के रखती है। आगे बढ़ते हुए जब हम इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम यूएन की भी बात करते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल मैं टेररिज्म पे उठाना चाहूँगी। तो ऐसा कहा जाता है कि यूएन ने जो टेररिज्म की डेफिनेशन दी है वो बहुत ही वेग है, जिसकी वजह से बहुत सारी टेरर बेस्ड कंट्रीज़ को ये मौका मिल जाता है कि वो अपने विल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई काम कर सके। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? वेल सी, द थिंग इज़ कि यूनाइटेड नेशन इतने समय से वर्क कर रहा है, बट इट इज़ बहुत वियर्ड सी एक बात कि अभी तक हमारे पास कोई एक ऐसा यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जिस पे सारी कंट्रीज़ अग्री करे कि ये एक्शन टेररिज्म में आता है, ये एक्शन टेररिज्म में नहीं आता है। सो इसके वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसका फ़ायदा उठा लेती हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, जिसमें इट इज़ वर्ल्ड रिनाउंड कि वहाँ पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के बेसेस है, तालिबान लेड गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, और साथ में सीरिया, जिसमें सबको पता है कि आईएसआईएस के काफ़ी सारे बेसेस है। तो ये सारी कंट्रीज़ फ्री छूट जाती हैं। और सबसे आयरॉनिक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान, जो कि एक इतना ज़्यादा टेररिज्म हब वाला रिनाउंड कंट्री है, वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर कर रहा है। ओके, एक और ओपिनियन जो यूएन से रिलेटेड बहुत हमारे सामने आता है वो ये कहा जाता है कि यूएन एक अमेरिकन बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन है और ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम ट्रम्प। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो करंट हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री ऑल्टरकेशंस हुए थे एंड एस्केलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, विच वाज अ नियर वॉर सिचुएशन। वहाँ पे इट इज़ वेल नोन एंड इट वाज क्लेम्ड बाय बोथ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स कि जो भी सीज़ फायर हुए एंड जो भी टॉक्स हुए वो कंट्री के अपने लेवल्स पे हुए। बट जब क्रेडिट लेने की बात आई तो ट्रम्प, जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने आकर के क्लेम कर दिया कि ही वॉज द वन जिन्होंने दोनों कंट्रीज़ के बीच में सुलह करवाई। तो इससे हम देख सकते हैं कि या अमेरिका काफ़ी बार जो एक्शन उन्होंने नहीं लिए हैं उनके भी क्रेडिट्स लेने आ जाता है। एंड सेइंग कि यूनाइटेड नेशन इज़ एन अमेरिका बैक्ड बॉडी वुड नॉट बी वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम अभी लॉबी की बात कर रहे थे। इसराइल हो गए और भी यूनाइटेड नेशंस यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए जैसे, और अमेरिका, ये सारी काफ़ी एक चंक ऑफ पावर फॉर्म करते हैं। एंड जैसा ये चाहते हैं, जिस तरह से ये अपना मत रखते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को चाहे ना चाहे इनके फियर में, डोमिनेंस में या किसी लेवरेज के वजह से इनकी बात माननी ही पड़ती है। तो इट वोंट बी वेरी रॉन्ग टू से दैट। तो जैसे कि अभी आपने हमें पावरफुल कंट्रीज़ और इनके एक लॉबिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो क्या यही रीजनिंग है म्यांमार वाले सिचुएशन के पीछे, जिसमें यूएन और आईसीजे दोनों मिला के कोई एक ऐसा इम्पैक्टफुल डिसीजन नहीं ले पाए कि वहाँ पे हो रहे जेनोसाइड के बारे में कुछ किया जा सके? तो क्या ये पावरफुल कंट्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट सही है म्यांमार के सिचुएशन में? जी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फ्लिप हो जाता है।
हम जानते हैं कि म्यांमार कोई एक बहुत पावरफुल कंट्री तो है नहीं, ना तो उसका इतना इन्फ्लुएंस है, ना वो साइज़ में बड़ा है, ना ही मिलिट्री पावर में और ना ही ट्रेड में। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जब यूनाइटेड नेशंस के साइड से कोई स्टेटमेंट्स आए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साइड से स्टेटमेंट्स आए, तो म्यांमार ने उन्हें टोटली इग्नोर कर दिया और कुछ नहीं हुआ। और ये जो दो हमारी गवर्निंग बॉडीज़ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कड़ी निंदा कर पाएँ और अपनी टिप्पणियाँ दे पाएँ, और उससे ज़्यादा इनसे कुछ नहीं हो पाया। तो दिस शोज़ कि हमारी जो पूरी फ्रेमवर्क है, इसमें एक बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग वीकनेस है कि उनके पास कोई एग्जीक्यूशनरी पावर ना होना ऐसे स्मॉल कंट्रीज़ को भी ये करेज दे देता है कि ये डिसीजंस को पूरी तरह से खारिज कर दे। अच्छा, तो अभी हमने इतनी सारी कंट्रीज़ के बारे में बात की, छोटी कंट्रीज़, बड़ी कंट्रीज़, वीटो वाली कंट्रीज़। तो एक बहुत ही विविडली एक पॉइंट जो हमारे सामने उठ के आता है, वो एक प्रॉब्लम ऑफ वीटो के बारे में है कि जिन कंट्रीज़ के पास वीटो होती है वो उसको मिसयूज़ करते, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिए जाते उसको ओबे नहीं करते। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वीटो पावर ये कहाँ से आया और क्या ये ज़रूरी है यूएन में? इसके रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? जी, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था और यूनाइटेड नेशंस नया फॉर्म हुआ था, तब इट वाज अ कॉन्सेप्ट जो कि रिक्वायरमेंट था, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये कुछ ऐसे पावरफुल कंट्रीज़ थी जिन पे ये पावर एंड ये एबिलिटी थी कि दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प कर सके ग्रो करने में और स्टेबिलिटी लाने में वर्ल्ड को। लेकिन करंट सिनेरियो में मेरे हिसाब से वीटो पावर की नीड है नहीं, क्योंकि ऐसा एक पावर जो कि 5 कंट्रीज़ को ये एबिलिटी दे देता है कि ये बाकी सारे कंट्रीज़ के ओपिनियन को पूरी तरह से पलट दे। ये पावर काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी के लेवल पे एंड इवन कंट्रीज़ की डिग्निटी के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अपसर्ड है मेरे हिसाब से। कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन कंट्रीज़ के पास पावर है, बट ये पावर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि बाकी सारे कंट्रीज़ के ओपिनियंस इनके सामने धरे के धरे रहे। आप इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी आज हमने डिस्कस किया, क्या उसको आप हमारे लिए सम अप कर सकते हैं? आज के पॉडकास्ट में हमने जो डिस्कस किया है उसको सम अप करने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ICJ, ICC, इनके कुछ एक्शंस पॉजिटिव आउटकम में लीड करते हैं, बट लार्जली अगर हम देखें तो इनके एक्शंस, इनके स्टेटमेंट्स के या तो कोई अच्छे आउटकम होते नहीं है या कोई इन पर ध्यान नहीं देता है। सो वी कैन से दैट अ बॉडी विच वॉज सपोज टू बी अ वॉच डॉग has just turned out to be a toothless tiger. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।